और बड़ी खबर इस वक्त की कोरोना से जुड़ी। देश में पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना के 25,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 161 लोगों की कोरोना की वजह से जान भी गई है। 20 दिसंबर के बाद यह पहली बार है जब कोरोना के 25,000 से ज्यादा मामले सामने आए हों। पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 25,300 मामले सामने आए। देश के अलग अलग राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में 15,602 केस मिले, जबकि केरल में 2,000 और पंजाब में 1,500 से ज्यादा केस सामने आए हैं। मास्क को ठीक से लगाना है, हाथ को धोते रहना है, 2 गज की दूरी बना के रखना है और लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करना है, उसका जन आंदोलन बनाना है। यही करना बाकी है। अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है कोविड के खिलाफ लड़ाई में। कोविड के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले हमारे पैरामीटर्स में हम बहुत आगे हैं, बहुत सफलता मिली है। अब ये हाथ में जो सफलता लगभग काफ़ी हद तक आ गई है, इसको खोना नहीं है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद कोरोना लगातार बढ़ता चला जा रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के भीतर ही 15,602 नए मरीज मिले और यह लगातार दूसरा दिन है जब महाराष्ट्र में 15,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के वजह से ही 88 लोगों की मौत भी हुई है और सिर्फ मुंबई में ही पिछले 24 घंटे में 1,700 नए मरीज आए हैं, जिन्हें उद्धव सरकार के साथ अब बीएमसी की भी चिंता जिन्होंने बढ़ा दी। महाराष्ट्र के हालात गुजरते दिन के साथ लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि देश भर में कोरोना के जितने भी मरीज सामने आ रहे हैं उनमें आधे से ज्यादा तो सीधे अकेले महाराष्ट्र से हैं और यही वजह है कि महाराष्ट्र के कई जिलों में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। नागपुर शहर और ग्रामीण इलाके में 15 मार्च यानी कि सोमवार से लेकर 21 मार्च तक लॉकडाउन है और इसी तरह से महाराष्ट्र के परभणी और अकोला में भी लॉकडाउन की वापसी हो गई है। पुणे में भी 31 मार्च तक स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का फैसला किया गया है। औरंगाबाद में 4 अप्रैल तक आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन हफ्ते के आखिरी 2 दिन यानी कि शनिवार और रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है। देश में जितने भी कोरोना के मामले निकल कर आ रहे हैं उनमें से आधे से ज्यादा अकेले महाराष्ट्र से हैं। इसलिए भी महाराष्ट्र सरकार की चिंताएं बढ़ गई है और महाराष्ट्र के कई शहरों में लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। कई जगह पूरी तरह से लॉकडाउन है तो कहीं आंशिक लॉकडाउन। लेकिन बड़ा सवाल यह कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि देश में जितने कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं उससे आधे से ज्यादा सिर्फ महाराष्ट्र के हैं। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी मुंबई से हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दिवाकर, इस बड़े आंकड़े को देखकर कि देश के आधे मरीज सिर्फ महाराष्ट्र से क्यों, सरकार क्या समझ पा रही है और जवाब दे पा रही है? देखिए, साफ तौर पर अगर देखें तो लापरवाही एक बड़ा कारण है जो केसेज लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे वो मुंबई हो या फिर महाराष्ट्र हो। लापरवाही जैसे कि मैंने आपको दिखाई कि किस तरह से सब्जी मंडी में भीड़ होती है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, जिसके चलते लगातार जो कोरोना के केसेज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सबसे अहम चीज यही है, लापरवाही। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि सरकार की तरफ से जो है वो अब और सख्ती बरतनी होगी। अगर सख्ती नहीं की जाएगी तो इसी तरह की लापरवाहियां देखने को मिलेगी। मेरे साथ एक सर, प्रॉपर मास्क आपने नहीं लगाया हुआ है। हाँ, मास्क बराबर लगा के रखना चाहिए। केसेज बढ़ रहे हैं, आपको पता है? हाँ सर, नहीं मास्क बराबर लगा के रखना चाहिए। मास्क बराबर लगा के रखना चाहिए। आपसे लगाएंगे? लगाएंगे सर। ठीक है। तो देखिए, जो ये लापरवाहियां हैं, राह चलते लोग जो हैं वो मास्क जो है या तो नीचे लगा के रखते हैं या तो फिर जो है लगाते नहीं है। सबसे अहम जो लापरवाही यही है और इसी वजह से जो कोरोना के केसेज हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अहम चीज देखिए, यहाँ पे सर खड़े हैं। सर, आपने मास्क प्रॉपर नहीं लगाया। यस, आपने मास्क प्रॉपर नहीं लगाया। गर्मी होती है इसलिए न लगाया। तो कोरोना भी तो बढ़ रहा है सर। अरे कोरोना कुछ नहीं, आरोना कोरोना कुछ नहीं है, कुछ खाली नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए प्रशांत, इस तरह की सोच है कि कोरोना कुछ नहीं है, तो साफ तौर पर ये जो लापरवाही है, ये सोच है, यही जो है कोरोना के और केसेज दिवाकर, यही हमारा मकसद भी है एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते कि क्या है जमीनी हकीकत, आखिर क्यों इतने मामले बढ़ रहे हैं, क्या इसके लिए कहीं हम भी जिम्मेदार तो नहीं, और ये तस्वीरें उसी की वानगी है। लेकिन महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना लोगों को डराने लगा है।
नागपुर में शनिवार और रविवार को प्रशासन की तरफ से काफी सख्ती दिखाई जा रही है। नागपुर में कई जगह बाजार बंद है, दुकानों पर ताले लगे हुए हैं और सड़कें खाली है। नागपुर में 15 से 21 मार्च तक के लॉकडाउन का ऐलान, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन भी है, यानी शनिवार रविवार पूरी तरह से बंद। बहुत अच्छा किया है, अच्छा है, होना भी चाहिए था, लेकिन सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। पब्लिक के बारे में कोई सोच रहा नहीं है, कोई भी कुछ भी निर्णय लेके लॉकडाउन कर दो। एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन कर दिया, एक हफ्ता पूरा खराब हो गया। लोग क्या करेंगे एक हफ्ते के अंदर? मुंबई में एक और जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। मुंबई में दादर सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। लोग ना तो मास्क लगाए हुए हैं और ना सोशल डिस्टेंसिंग का सही तरह से पालन कर रहे हैं, चाहे दुकानदार हो या फिर ग्राहक। कोई भी कोरोना नियमों का सही तरह से पालन करता दिखाई नहीं दे रहा है। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 1700 नए केस सामने आए। मुंबई में जहां एक तरफ कोरोना हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसके ठीक उलट मुंबई में कोरोना नियमों की धज्जियां धड़ल्ले से उड़ाई जा रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं दादर की सब्जी मंडी में, जहां पर जबरदस्त भीड़ यहां पर नजर आ रही है। और ये भीड़ जो है वो कोई पहले दिन की भीड़ नहीं है। जब से सरकार लगातार अलर्ट कर रही है कि जो है लोग कोरोना नियमों का पालन करें, लेकिन अभी यहाँ जो तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह की भीड़ है, जो कि बेहद ही डराने वाली है। इस भीड़ में न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, बल्कि साथ ही साथ विदाउट मास्क के लोगों की संख्या काफी ज्यादा है, जो कि कोरोना मामलों को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी वजह बन सकती है। सबसे अहम बात यह है कि सरकार लगातार चेतावनी तो दे रही है, लेकिन पिछले कई दिनों से जिस तरह से न्यूज 18 ये बता रहा है कि दादर की सब्जी मंडी में जैसा कि भीड़ देखी जा रही है और कोरोना के मामलों में जिस तरह से उछाल देखा जा रहा है मुंबई में, उसके तहत अगर इसे जल्द से जल्द इस पर फैसला नहीं लिया गया तो फिर जो है कोरोना विस्फोट मुंबई में फिर से हो सकता है। इतनी भीड़ और नियमों का उल्लंघन। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दिवाकर, जब इतनी बड़ी लापरवाही लोगों की ओर से बढ़ती जा रही है, तो शासन प्रशासन क्या एक कदम आगे बढ़कर कोई और नई बात कह पा रहा है कि आखिर कैसे इस पर लगाम भी लगेगी? प्रशांत, देखिए, चाहे महाराष्ट्र सरकार हो या फिर बीएमसी हो, ये दोनों जो है अपील तो कर रहे हैं, लेकिन अपील से काम अब नहीं चलने वाला है। क्योंकि आप अगर 12 मार्च के आंकड़े को देखें तो 1500 से ज्यादा केसेज मुंबई में आए। आप 13 मार्च के आंकड़े को देखें तो 1700 से ज्यादा केसेज आते हैं। यानी जो उछाल है कोरोना के मामलों में वो लगातार देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में सख्ती बरतनी होगी। सख्ती क्यों? आपने कहा कि मास्क नहीं लगाने पर 200 रुपए का दंड है, लेकिन दंड लगाने वाले ही वहां से गायब है। आपने दादर की तस्वीर देखी, वहां पर ना तो बीएमसी का कोई कर्मचारी दिखता है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है दंड वसूलने की, या फिर मुंबई पुलिस को अधिकार दिया गया है कि वो भी दंड वसूल सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं दिखता है। और दूसरी अहम चीज ये कि जो मुंबई में सब्जी मंडियां लगती हैं उसको लगवाने का काम बीएमसी करती है, यानी बीएमसी की शह पर जो है वो मंडी लगती है। तो ऐसे में बीएमसी की नजर उस पर क्यों नहीं जाती है? बार बार कहती है, मेयर कहती है कि लोग नियमों का पालन करें, मुख्यमंत्री कहते हैं नियमों का पालन करें, लेकिन नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी अगर उनको दी हुई है, क्यों नहीं करवाते नियमों का पालन? तो साहब तौर पर यहाँ पर सख्ती दिखानी होगी। अगर सख्ती नहीं दिखाएंगे तो जो हालात लॉकडाउन के दौरान मुंबई में देखने को मिले थे वो दोबारा वापस लौट आएंगे, इसमें तनिक भी जो है वो संदेह नहीं है। और ये हर किसी को समझना पड़ेगा कि ये सारी वजह हो सकती है कोरोना के बढ़ने की। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन 400 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसने केजरीवाल सरकार की चिंताएं और बढ़ा दी है। दिल्ली में कल कोरोना के कुल मिलाकर 419 मामले सामने आए। दिल्ली में इस समय कुल मिलाकर 2207 मरीजों का इलाज चल रहा है। 19 जनवरी के बाद यह कोरोना मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। कंटेनमेंट जोन की संख्या भी 518 है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली और मुंबई में ही इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, बल्कि मध्य प्रदेश के कई शहर में भी अब कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जबलपुर उन्हीं में से एक है। जबलपुर में पिछले 24 घंटे में 40 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। जबलपुर में फिलहाल कोरोना के लिए 16,966 मरीज नए बताए जा रहे हैं। वहां कोरोना से अब तक के
252 लोगों की जान भी जा चुकी है। जिला प्रशासन लोगों से टीका लगवाने की अपील भी कर रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश के ही बैतूल में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को अब समझाने का अभियान भी चलाया है। प्रशासन के अधिकारी बाजार और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर जा रहे हैं और लोगों को कोरोना नियमों का पालन करने की सलाह दे रहे हैं और जरूरत पड़ने पर सख्ती भी बैतूल में बरती जा रही है। बीते 10 दिन में बैतूल में कोरोना के 130 मामले सामने आए हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश का बैतूल जिला महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है, इसलिए भी मध्य प्रदेश में प्रशासन की चिंता ज्यादा बढ़ी हुई है। दिल्ली, मुंबई और मध्य प्रदेश के अलावा पंजाब में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसीलिए आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करने का फैसला पंजाब में लिया गया है। पंजाब सरकार के अगले आदेश तक सभी आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे और पंजाब की महिला और बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने कहा है कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि बच्चे और दूसरे लाभार्थियों को घर पर ही राशन मुहैया भी करवाया जाएगा। पंजाब सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया है। इसके अलावा पंजाब में आंगनवाड़ी केंद्रों को अगले आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पुणे में ऐतिहासिक आगा खान पैलेस में आजादी का अमृत महोत्सव प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सूचना प्रसारण मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन की यह प्रदर्शनी 15 मार्च तक चलने और इस मौके पर आयोजित प्रदर्शनी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी इस प्रदर्शनी को देखने के लिए गए और इस दौरान जावड़ेकर ने कहा कि हमें असंख्य बलिदानों के बाद स्वतंत्रता मिली है और लोगों को हमारे स्वतंत्रता संघर्ष की यात्रा के बारे में जानना भी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू जी और बाकी सभी प्रमुख नेता, इनके उस समय के कालखंड का स्मरण और सारे क्रांतिकारी भी, खुदीराम बोस से लेकर भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु और सभी लोगों का स्मरण इसमें है। तो इन्हीं के बदौलत हमें आज़ादी मिली है, यही संदेश इस प्रदर्शनी का है। और सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े दंगल से जुड़ी हुई। ममता की चोट के मामले पर आज चुनाव आयोग की अहम बैठक होने वाली है और दोपहर 12 बजे बंगाल के मुख्य सचिव और दोनों पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए चुनाव आयोग की एक बेहद अहम और बड़ी बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक पर्यवेक्षकों की सौंपी रिपोर्ट में हमले की बात सामने नहीं आई है। ममता बनर्जी ने जिस तरह के आरोप लगाए थे कि साजिशन उन पर हमला किया गया है, इस रिपोर्ट में अभी वो बात नहीं है, इससे इनकार किया गया है। रिपोर्ट में ममता को लगी चोट की वजह हमले को नहीं बताया गया है। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में खुद पर हमले का सीधा आरोप लगाया था। तो वहीं ममता की चोट पर बीजेपी ने एक बार फिर से तंज कसा है। पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि सहानुभूति बटोरने का दांव कहीं उल्टा ना पड़ जाए। मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है कि जिला प्रशासन ने भी और चीफ सेक्रेटरी ने भी जो रिपोर्ट दी उन्होंने इसको दुर्घटना बताया है और ममता जी ने कहा कि मुझे कुछ लोगों ने धक्का दे दिया। तो कंट्रोवर्सी है शासन और प्रशासन के बीच में और ये जो कॉन्स्पिरेंसी करने की कोशिश की गई थी, सिंपैथी लेने की कोशिश की गई थी, शायद ममता जी को वो उल्टा पड़ा है। अरुण सिंह हमारे सहयोगी लगातार कोलकाता में बने हुए हमसे जुड़े हुए हैं। अरुण, अभी तक जितनी भी इंटरिम रिपोर्ट आ रही है ममता बनर्जी के उन दावों और आरोपों से विपरीत है कि कहीं भी हमले की पुष्टि होती नहीं दिखाई दे रही। भले ही इसके आगे विस्तार से जांच और पड़ताल चलने वाली है, लेकिन सबसे अहम बात यह कि हर मुद्दे पर सियासत के परिणाम देखने की कोशिश होती है। जमीनी रिपोर्टिंग करते हुए क्या जनता तक संदेश पहुंच रहा है इस घटना के बारे में? क्या अब तक जानकारी पहुंच रही है? देखिए, बड़ी बात तो ये प्रशांत की जब से उनको चोट लगी है, ममता बनर्जी का बयान ही उनके समर्थन में बस है कि कुछ लोग आए और उन्होंने उनको धक्का दिया, साजिश की और उनको चोट लग गई। इसके अलावा जो परिस्थिति जन साक्ष्य होते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं, वो कोई भी उनके इस दावे की पुष्टि नहीं करता है। वहाँ पर एक खंभा था, वहाँ उनकी गाड़ी थी, भीड़ थी और कहा यह जा रहा है कि एक दुर्घटना थी जिसको बाद में सियासी रंग दे दिया गया। ये पूरी बीजेपी कह रही है बात, लेकिन ममता बनर्जी के दावे के पक्ष में न तो पुलिस की रिपोर्ट है, न ही चुनाव आयोग की रिपोर्ट है। तो सवाल सिर्फ इतना है कि क्या चोट लग जाने के बाद
कुछ सोच विचार करके उसको एक अलग रंग दिया गया, या वाकई ये चोट लगी थी? जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं, वो ममता बनर्जी के दावों को, उनके आरोपों को खारिज करते हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस अपने कैडर तक ये बात पहुंचाना चाहती है कि बंगाल की बेटी पर हमला हो रहा है, और यही वजह है कि दिल्ली से लेकर के कोलकाता तक लगातार इस बात की कोशिश तृणमूल कांग्रेस कर रही है। और आज मैं आपको दिखाऊं, नंदीग्राम दिवस के दिन पर कलकत्ता में, यहाँ पर देखिए जो झंडे बैनर तृणमूल कांग्रेस के लगे हैं, कुछ दिन पहले चुनाव आयोग ने इनको हटा दिया था, लेकिन आज अभिषेक बनर्जी का जो मार्च है, उस मार्च के लिए ये पूरी तैयारी की जा रही है। तो एक सियासी फायदा उठाने की कोशिश, यानी कोई भी राजनीतिक दल किसी भी तरह से अपने सियासी फायदे को उठाने से नहीं चूकना चाहता है, लेकिन ममता की चोट पर मचे इस सियासी घमासान के बीच टीएमसी ने घोषणा पत्र जारी करने का फैसला अपना टाल दिया है, और यह इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी है। ममता बनर्जी व्हील चेयर पर कोलकाता में नंदीग्राम दिवस पर होने वाली रैली में शामिल होंगी। दोपहर 3 बजे कोलकाता में गांधी की मूर्ति से हाजरा तक टीएमसी की पदयात्रा होने वाली है, और खबर है कि ममता बनर्जी हाजरा में ही मौजूद रहेंगी और अपने घोषणा पत्र का ऐलान उन्होंने फिलहाल टाल दिया है। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम दिवस पर फायरिंग में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की वजह भी बताई और ट्वीट किया। ममता बनर्जी ने ट्वीट करते हुए लिखा, नंदीग्राम के भाइयों और बहनों के सम्मान और प्रोत्साहन के लिए मैं इस ऐतिहासिक जगह से टीएमसी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही हूं। मेरे लिए यहां रहकर शहीदों के परिवारों के सदस्यों के साथ बंगाल विरोधी ताकतों के खिलाफ काम करना गर्व की बात है। नंदीग्राम में शहीद हुए लोगों की याद में हम 14 मार्च को हर साल कृषक दिवस के तौर पर मनाते हैं और कृषक रत्न पुरस्कार देते हैं। किसान हमारी शान है और हमारी सरकार उनके विकास के लिए काम कर रही है। आज ही के दिन 2007 में नंदीग्राम में हुई फायरिंग में निर्दोष ग्रामीण मारे गए थे। कई शव नहीं मिल सके। ये राज्य के इतिहास का पहला काला अध्याय था। उन सभी को श्रद्धांजलि जिन्होंने अपनी जान गंवाई। लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम और पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर हैं। सबसे पहले वो असम के तिनसुकिया और फिर शिवसागर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, और इसके बाद वो बंगाल के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो शाम 5 बजे के करीब खड़गपुर में रोड शो करने वाले हैं। और इसके बाद बीजेपी के नेताओं के साथ भी बेहद अहम बैठक अमित शाह की होगी। और अगले दिन यानी कि कल 15 मार्च को सोमवार को गृह मंत्री गुवाहाटी के टाउन हॉल में भी एक कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। अरुण सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, जब जब अमित शाह का बंगाल और असम दौरा होता है, कुछ एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश बीजेपी की होती है कुछ रणनीति के साथ। क्या आज के इस दौरे के बाद महसूस हो रहा है, क्या तैयारी बीजेपी की है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे बड़े नेताओं को पश्चिम बंगाल की सियासत में कुछ महीने पहले से ही उतारना शुरू कर दिया था, और अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा 2 ऐसे शीर्ष नेता हैं जो लगातार पश्चिम बंगाल आ रहे हैं, हर महीने आ रहे हैं बिना किसी चूक के। उसकी वजह यह है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ये जानती है कि तृणमूल कांग्रेस जैसी मजबूत पार्टी को अगर उखाड़ के फेंकना है, जो इरादा बीजेपी का है, तो उसके लिए ऊपर से नीचे तक एक साथ एक सुर में काम करना होगा, बूथ मैनेजमेंट करना होगा और गांव गिराव तक पहुंचना होगा। तो अमित शाह या जेपी नड्डा जब आते हैं तो देखिए, वहां पर भी इस रोड शो के बाद भी वहां जिला इकाई है और ब्लॉक लेवल के जो कार्यकर्ता हैं और जितने पदाधिकारी, उन सबके साथ उनकी बैठक होती है। तो जब इतना शीर्ष नेता ब्लॉक लेवल के पदाधिकारियों से बातचीत करता है तो एक नई ऊर्जा का संचार होता है, और बीजेपी इसीलिए ये कार्यक्रम आयोजित कराती है ताकि ऊपर से नीचे तक एक लाइन, एक सुर, एक भाषा में बात करें, कार्यकर्ता मेहनत करें और मोटिवेशन मिले उनको। क्यों, जब गृह मंत्री लगातार पूरे देश के दौरे करके यहाँ आ सकते हैं, जगत प्रकाश नड्डा आ सकते हैं, प्रधानमंत्री रैली कर सकते हैं, तो उनको भी अपने क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करना चाहिए। तो ये पार्टी अपने को मजबूत करने की रणनीति के तहत काम करती है। लेकिन अमित शाह जब जब जा रहे थे, बड़ी तादाद में टीएमसी के और दूसरे राजनीतिक दलों के नेता भी बीजेपी में शामिल हो रहे थे, और ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए अरुण आप बता रहे थे कि इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी में नेता शामिल हो रहे हैं, जिसे अमित शाह की पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक भी आप मान रहे थे। क्या इसी तरह की हर दौरे में कोई ना कोई बड़े झटके देने की रणनीति बीजेपी की है, और आज के लिए क्या खबरें आ पा रही? देखिए, आज तो उनको एक रोड शो करना है, उसके बाद कल 2 रैलियां यहां पर करेंगे। चूंकि गृह मंत्री यहां से लेकर असम तक जो उनका दौरा 2 दिनों का है, इसमें कुछ समय उनको देना है पश्चिम बंगाल में, कुछ समय असम में देना है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री या अमित शाह जब भी आते हैं या जेपी नड्डा आते हैं तो एक बड़ा कोई ना कोई आयोजन होता ही है।
और इसमें भी कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेता संपर्क में उनके हैं। समय निर्धारित किया जाएगा उनको शामिल कराने के लिए, क्योंकि बीजेपी आप देखिए हर दूसरे दिन तीसरे दिन 2 विधायक पार्टी के पदाधिकारी तृणमूल कांग्रेस के उनमें शामिल हो ही रहे हैं। बिल्कुल। तो ये इस बार जो अमित शाह का प्रोग्राम है उसमें किसी बड़े नाम की अभी तक चर्चा नहीं है, लेकिन हाँ तमाम ऐसे लोग हैं जो स्थानीय स्तर पर तृणमूल कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आते हैं और तो वो ये अंदेशा लगातार बना रहता है और शायद इसकी सुगबुगाहट टीएमसी में हमेशा होती है। लेकिन इसके साथ ही एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। नंदीग्राम दिवस के मौके पर शुवेंदु अधिकारी के वहां पहुंचने से पहले ही टीएमसी समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया है। हंगामा कर रहे लोगों ने शुवेंदु अधिकारी पर किसानों पर फायरिंग करवाने वालों का साथ देने का आरोप लगाया है। नंदीग्राम के शहीद मीनार में थोड़ी देर बाद शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के उम्मीदवार नंदीग्राम से वो पहुंचने वाले हैं और उनके पहुंचने से ठीक पहले कुछ टीएमसी के कार्यकर्ता यहां पहुंच गए हैं जो लगातार यहां पर हंगामा कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहां पर अभी देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ साथ लोकल पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा, लोकल पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। शहीद मीनार से कॉल करके पुलिस को ये जानकारी दी गई थी कि कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो लगातार हंगामा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पर लगातार जो है वो हंगामा कर रहे हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं इनकी तादाद भी ज़्यादा है और इस वजह से जो है यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं थोड़ी देर बाद शुवेंदु अधिकारी जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं नंदीग्राम से, ममता बनर्जी के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में पहले ममता बनर्जी के सहयोगी थे। लेकिन इससे पहले आज नंदीग्राम दिवस पर टीएमसी का घोषणा पत्र जारी होने की भी खबर थी, क्योंकि आज के ही दिन साल 2007 में लेफ्ट के शासन के दौरान नंदीग्राम में हुए आंदोलन में फायरिंग में 14 लोगों की मौत हो गई थी और इसी आंदोलन ने बंगाल में लेफ्ट के 33 साल के शासन की जड़ों को उखाड़ने में बेहद अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन इस आंदोलन में ममता बनर्जी के रणनीतिकार रहे शुवेंदु अधिकारी अब इस बार नंदीग्राम की उसी सरजमीन से विधानसभा चुनाव क्षेत्र में अपनी ही कभी करीबी साथी रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी मैदान में है। इस वक्त मैं मौजूद हूं नंदीग्राम के गोकुल नगर में और यहां पर 14 मार्च 2007 में पुलिस और गांव वालों के बीच जो हिंसा हुई थी, पुलिस फायरिंग में 3 किसानों की मौत हो गई थी और मैं इसी स्पॉट पे मौजूद हूं। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि यहां पर देखिए एक शहीद स्मारक यहां पर बनाया गया है। जैसा कि आज टीएमसी जो है आज के दिन 14 मार्च में पूरे पश्चिम बंगाल में शहीद दिवस के तौर पर मनाती है और जिन किसानों की पुलिस फायरिंग में मौत हुई थी उन किसानों का यहाँ पर प्रतिमाएं यहाँ पर मूर्ति लगाई गई हैं। और यहाँ पर एक और तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए जो यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी थे उनके मुताबिक कि पुलिस उस तरफ थी, ये जो तालाब देख रहे हैं तालाब के दूसरे तरफ पुलिस थी यहाँ पर, और गांव वाले इसी चौक पे जहाँ पे ये शहीद स्मारक बनाया गया है इसी चौक पे यहाँ पर मौजूद थे। गाँव वाले पुलिस को दाखिल नहीं होने देना चाहते थे अपने गांव में, क्योंकि ये जो गोकुल नगर का ये जो पूरा गांव है, इस गांव की सभी जमीनें उस समय की लेफ्ट सरकार ने उनको सरकारी पर्चा दिया था कि वो लेने वाली थी और गांव वाले नहीं चाहते थे कि पुलिस उनकी यहाँ पर दाखिल हो, उनकी जमीन सरकार ले। और उसके बाद यहाँ पर उसके बाद हिंसा हुई थी और जिसके बाद जो गाँव वाले यहाँ मौजूद थे 3 लोगों की यहाँ पर मौत हुई थी और टीएमसी सरकार जो है आज के दिन शहीद दिवस के तौर पर मनाती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नंदीग्राम के गांगड़ गांव में और यहाँ पर पुष्पिंदर मंडल और भरत मंडल 2 भाई जो मार्च 2007 में हिंसा हुई थी पुलिस और गांव वालों के बीच में, उस हिंसा में उनकी मौत हो गई थी। मेरे साथ उनके फैमिली यहाँ पर पूरी मौजूद हैं। पुष्पिंदर मंडल के बड़े भाई मौजूद हैं, भरत मंडल की पत्नी मौजूद हैं, उनके छोटे भाई भी मौजूद हैं। टीएमसी सरकार में आने के बाद, ममता बनर्जी आने के बाद क्या क्या मदद हुआ सरकार की तरफ से? देखिए हमारा बनने का मतलब ये है, पहले ममता बनर्जी का सरकार आने के बाद हम लोग शहीद परिवार में है, हम लोग को तो कुछ मदद नहीं मिला है। और जो फैमिली हमारे दोनों बड़ा भाई है वो लोग तो शहीद हो गया, वो लोग को तो बिल्कुल मदद नहीं मिला है। तो जो 2 लोग शहीद हो गए कह रहे हैं परिजन, उनके बाद परिवार को कोई मदद नहीं मिली। लेकिन अब
जो उस आंदोलन में हुआ, इतना एक लंबा वक्फा बीता अरुण, सबसे अहम बात ये कि क्या उसकी छाया इस चुनाव में रहेगी, वो भी मुद्दे बनेंगे और इसी के आधार पर वोट मांगे जा सकते हैं इस इलाके में। देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं प्रशांत, और दर्शकों को भी दिखाइए। ये साफ सफाई का काम चल रहा है इस रोड पर, हाजरा जाने वाला ये रोड है, और यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के झंडों के बीच जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो सफाई कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभिषेक बनर्जी इसी रूट से आज एक पैदल मार्च निकालने वाले हैं, और पैदल मार्च नंदीग्राम में 2007 में आज ही के दिन जो पुलिस की फायरिंग में किसान मरे थे, उनकी याद में नंदीग्राम दिवस मनाया जाता है। तो नंदीग्राम दिवस के मौके पर तृणमूल कांग्रेस एक बड़ा आयोजन करने जा रही है, और कहा यह जा रहा है कि जब इस रोड से अभिषेक बनर्जी जाएंगे तो आखिरी पॉइंट जो हाजरा में होगा वहां पर ममता बनर्जी भी उपस्थित रह सकती हैं। तो पहली बार उनकी सार्वजनिक उपस्थिति आप देखेंगे। अस्पताल से जाने के बाद अगर वो इस मार्च में शामिल होती हैं तो व्हील चेयर पर नजर आएंगी वो। जहां तक आपने बात की और अमित जिस तरह की रिपोर्ट दिखा रहे थे, सियासत तो खूब हुई। ममता बनर्जी 2007 के उस घटना के बाद राष्ट्रीय स्तर की नेता बन गई, मुख्यमंत्री बन गई, लेकिन जो परिजन कह रहे थे कि मुआवजा तक नहीं मिला, सियासत उनके नाम पर तब भी होती थी, अब भी होती है, लेकिन असल फायदा उनका कितना हुआ ये सवाल जरूर है। क्योंकि आज शुभेंदु अधिकारी वहां पर जा रहे हैं, नंदीग्राम में उस मीनार के पास अमित बता रहे थे, और यहाँ पर रैली होने जा रही है, मार्च होने जा रहा है, लेकिन उन परिवारों का क्या, इस सवाल का जवाब अभी उसका उत्तर मिलना बाकी है। ऐसे कई सवाल राजनीतिक मंचों से लगातार सुनाई भी देंगे जब तक ये चुनाव चलता रहेगा। लेकिन अभी पाला छोड़कर दूसरे दल में जाने का सिलसिला भी जारी है। 3 साल पहले दरगत राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर चुके यशवंत सिन्हा एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय हो गए। उन्होंने कल टीएमसी का दामन थाम लिया। ये वही यशवंत सिन्हा हैं जिन्होंने 2018 में कहा था कि वो बीजेपी छोड़ चुके हैं और दलगत राजनीति से संन्यास ले रहे हैं और कभी भी इसके बाद किसी भी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। लेकिन कल उन्होंने सफाई दी और वजह बताई। एक तरह से वो मोमेंट ऑफ डिसीजन था ममता जी के ऊपर जो अटैक हुआ। मैंने सोचा कि अब बाहर रहकर नहीं बल्कि बगल में रहकर, अंदर रहकर मुझे उनका साथ देना चाहिए। मैं आज यहाँ इस मंच से ये बताने के लिए आया हूँ आपको कि 4 साल पहले मैंने चुनावी राजनीति से संन्यास लिया। आज 4 साल के बाद मैं दलगत राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ। इस मंच से मैं घोषणा कर रहा हूँ, मैं अब पार्टी पॉलिटिक्स से हमको मतलब नहीं रहेगा। हम किसी दूसरे दल के सदस्य नहीं बनने जा रहे हैं। I am Tilak Sham from Manipur, based in New Delhi. I do roller skating, freestyle slalom skating, ice skating, and limbo skating. ये है यंग जीनियस जो 4 साल की उम्र से पैर के इन पहियों से दोस्ती कर चुका है। ये है यंग जीनियस जिसने सिर्फ 6 साल की उम्र में पैरों को फैलाकर बार्स के नीचे से सबसे लंबी दूरी तक लिम्बो स्केटिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये है यंग जीनियस जिसका रिकॉर्ड अगले ही साल टूट गया। उसने खुद ही अपना रिकॉर्ड तोड़कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो बार्स के नीचे पैरों पर झुककर 145 मीटर तक लिम्बो स्केटिंग करता चला गया, जिसने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी सबसे लंबी स्लैलॉम वेव का रिकॉर्ड अपने नाम किया। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले नई दिल्ली के 12 साल के तिलक केसाम के साथ, जिसने पहली एशियन रोलर स्केटिंग ओपन चैंपियनशिप में भारत के लिए सिल्वर जीतकर गौरव बढ़ाया और जो अब 2023 के विंटर ओलंपिक्स में आइस स्केटिंग में देश के लिए गोल्ड जीतने के जुनून के साथ रात दिन मेहनत कर रहा है। Make my parents proud and I also want to bring a gold medal in Olympic Games.